Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 13th of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to discuss some questions from the previous day session. So सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कि which of the following countries are included in the waiver for local clinical trials. Recently जो CDSO है उसने इंडिया में बहुत सारी ड्रग्स को जो वहां पर ऑलरेडी उन पर ट्रायल्स हो चुके हैं उनके ट्रायल्स को उनको वेवर जो है प्रोवाइड किया है कि इंडिया में जब उनको इंपोर्ट किया जाएगा तो उनको लोकल ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसमें बेसिकली वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज कौन कौन से हैं? कंट्रीज हैं आपके पास में यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ईयू। इट मींस यूरोपियन यूनियन के और भी बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। कल भी इसको लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज एन ऑर्फन ड्रग? ऑर्फन ड्रग को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको कोई डिजीज अगर होता है, अ ड्रग इंटेंडेड फॉर रेयर डिजीजेस के लिए, जिनको मींस उनकी पॉपुलेशन ऐसे पीपल की जिनको कुछ रेयर डिजीज होते हैं वो 5 लाख या उससे कम होती है, तो ऐसी ड्रग्स को हम ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं जो बहुत रेयर केस में उनका यूज होता है। नेक्स्ट, हु इज द फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया? सो इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो उस अथॉरिटी का नाम है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। तो यही इसको हेड कर जो है इन सबको हैंडल करता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और जो DGCI होता है वो CDSCO का भी हेड होता है। इसका एज ए चेयरमैन ये वर्क करते हैं जो भी DGCI होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the approval of drugs in India under the Drugs and Cosmetics Act of 1940? So इसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास में है CDSCO। यही डिसाइड करता है कि कौन सी ड्रग्स पर कैसा ट्रायल होना है और उनकी अप्रूवल वगैरह या उसको डिसअप्रूव करने का काम हमारे पास में CDSCO का है। क्वेश्चन नंबर 5, what has the study published in the Nature Journal highlighted about the Great Barrier Reef? यस्टरडे हमने डिस्कस किया था ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कोरल ब्लीचिंग को लेकर के। तो जो नेचर नाम का जर्नल है इसमें रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि ग्रेट बैरियर रीफ इज फेसिंग रिपीटेड मास कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू हाई सी टेम्परेचर्स। तो ये इसलिए हमारा क्वेश्चन कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। What is coral bleaching? ब्लीचिंग का मतलब आप जानते होंगे, ऐसे समझो जैसे कि कलर का फेड हो जाना। सो उसी सेंस में जब कोरल्स एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी एंड टर्न कंप्लीटली व्हाइट ड्यू टू स्ट्रेस, तो हम इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। जो पॉलिप्स होते हैं वो एल्गी उनसे दूर हो जाती है और उस एल्गी की वजह से जब वो डिस्टेंस अपना क्रिएट कर लेती है वहां से चले जाते हैं तो उसका कलर हमको व्हाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। Which of the following is not a factor responsible for coral bleaching? तो कोरल ब्लीचिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखो, ए रिस्पॉन्सिबल है, बी रिस्पॉन्सिबल है, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, बट डिक्रीज्ड ओशन एसिडिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इंक्रीज्ड वर्ड अगर यहाँ पे उन्होंने यूज किया होता तो ये रिस्पॉन्सिबल होती कोरल ब्लीचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which journal has published the study on the highest ocean heat and its impact on the GVR? So किस जर्नल ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? तो दैट इज द नेचर। ये नेचर नाम का एक जर्नल है, साइंस रिलेटेड बहुत सारे पब्लिकेशन इसमें आते रहते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड? तो आप सबको पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी जो है रीफ है। What are coral reefs primarily created by? तो कोरल रीफ जो क्रिएट होती हैं मिलियंस ऑफ टिनी पॉलिप्स होते हैं और वो मिल करके उनकी हड्डियों का जितना भी उनका स्केलेटन होता है उसका स्ट्रक्चर ये सब कोरल रीफ का क्रिएशन करता है, उससे वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। Where are more than one third of the world's coral reefs located? तो वर्ल्ड की 1/3 कोरल रीफ्स कहाँ पर हैं? मींस ये काफी बड़े जो है अमाउंट में है, तो ये मिलती है आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में।
अराउंड ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ज्यादातर सारी की सारी रीफ्स हमको इस छोटे से रीजन में मिल जाती हैं। 1/3 समझ रहे हो, अराउंड 33% इसमें है, बाकी पूरे वर्ल्ड में है जो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज नॉट नोन फॉर कोरल रीफ्स। तो इंडिया में कहां पर हमको कोरल रीफ नहीं मिलती है? गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलती है, अंडमान निकोबार में मिलती है, हिमालयन और फुटहिल्स में नहीं मिलती क्योंकि ये ओशियन में मिलती है, हिमालय से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। तो आज जो है रिलीज हुआ है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनकी एक रैंकिंग प्रोवाइड कराती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस रैंक पर है अपनी क्वालिटी के मैटर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आईआईटी मद्रास है इसने टॉप किया है, रिटेन द टॉप स्पॉट इन एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर 6 consecutive ईयर। मींस पिछले लास्ट 6 ईयर से यही टॉप कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 पोजीशन इसने होल्ड की है किसमें? इंजीनियरिंग में। और वो कब से? 9th ईयर से। मींस 9 ईयर से लगातार इंजीनियरिंग का ये टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। ठीक है, और नॉर्मली ओवरऑल में इसने क्या रैंक ली है? फर्स्ट रैंक ली है आईआईटी मद्रास ने। फिर हमारे पास में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, है ना, इसने टॉप रैंक ली है यूनिवर्सिटीज की रैंक में और रिसर्च की रैंक में। इट मींस इंडिया में इस रैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो टॉप रैंक पर है यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में और रिसर्च की कैटेगरी में, तो वो है हमारा आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, और ये इसने ये जो रैंक है ये 2016 से लगातार इसने इसको ले रखी है। रिसर्च में इसने 2021 से इस रैंक को अपनी को होल्ड कर रखा है। आईआईएम अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद जो है टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रहे और ये लास्ट 5 ईयर से लगातार इसने अपनी टॉप रैंक बना रखी है। इट मींस इंडिया में मैनेजमेंट का अगर कोई टॉप इंस्टीट्यूट है तो आईआईएम अहमदाबाद। एम्स दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसने टॉप रैंक अचीव की है किसमें? मेडिकल साइंसेज में। इट मींस इसलिए जो नीट सीपीएमटी वगैरह का एग्जाम देते हैं उनका सपना होता है कि उनको एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं और आगे आईआईटी बॉम्बे की बात कर लेते हैं। तो इनोवेशन में इसने टॉप रैंक को अचीव किया है। उधर अदर टॉप इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो जैसे जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली की एक इंस्टीट्यूट है, तो फार्मेसी के मामले में इसने टॉप रैंक, टॉप बेस्ट कॉलेज की रैंक में ये आया है। नेक्स्ट है हमारे के सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई, तो इसने डेंटल साइंसेस में टॉप रैंक को अचीव किया है, चेन्नई का है ये। हिंदू कॉलेज, डीयू का हिंदू कॉलेज और डीयू का मिरांडा हाउस, ये 2 कॉलेज हैं। इन दोनों ने ही टॉप 2 इन द कॉलेजेस कैटेगरी में। सो मींस हिंदू कॉलेज और मिरांडा हाउस की अगर हम बात करें तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें टॉप रैंक इन दोनों ने अचीव की है। तो फर्स्ट पर आपका हिंदू हो गया, सेकंड पर मिरांडा हाउस हो गया। मिरांडा हाउस आपको पता होगा कि ये काफी फेमस कॉलेज है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग की स्टडी के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो है आईआईटी रुड़की, और इसने फर्स्ट प्लेस को लिया है और वो भी लास्ट 4 ईयर से इसको अभी कोई कंपीट नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, वही आपकी एनएसएलयू, जिसको हम एनएलयू बोल देते हैं, बेंगलोर। इसने हमेशा अपने लॉ में लास्ट 7 ईयर से इसने अपनी टॉप रैंक बना रखी है, अभी तक इसको कोई डिफीट नहीं कर पाया है। और क्लैट के थ्रू सारे के सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उनको एनएलयू बेंगलोर मिल जाए। इंडिया में लॉ में इसने अपनी टॉप रैंक को सिक्योर करके रखा हुआ है। एग्रीकल्चर साइंसेज में अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो सबसे टॉप पर है तो वो है आपकी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, तो उसमें अगर किसी ने टॉप रैंक लिया है तो एक तो अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई की, इसने टॉप इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, मींस स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में ये जो अन्ना यूनिवर्सिटी है ये टॉप पर है चेन्नई की। नेक्स्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, इन दोनों ने अचीव किया है 2nd और 3rd रैंक
स्टेट की यूनिवर्सिटीज में। तो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में टॉप पर है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी, सेकंड पर है जाधव यूनिवर्सिटी कोलकाता और थर्ड पर है आपकी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो इग्नू फिर से टॉप पर है, इग्नू जो है टॉप पर है ओपन यूनिवर्सिटीज में। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जो है स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती हो तो उसमें भाई इंडिया का फेमस जो इंस्टीट्यूट है दैट इज सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड से स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो सर्वे हुआ, ये जो रिपोर्ट आई, तो उसमें कितनी इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज को इसमें काउंट किया था इन्होंने, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेशन और एक्सपेंशन की बात करें तो इतने इंस्टीट्यूट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 6517 इंस्टीट्यूशन से इसने पार्टिसिपेट किया और इतने एप्लीकेशंस इसमें सबमिट हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको हमेशा लाती है और जो है इससे पता चलता है कि इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम करे। बाकी इसको हमने यहाँ पर भी एक जो है इमेज है ये द हिंदू में से ली है हमने, इसमें भी बहुत कुछ इन्होंने दिया है, आप पॉज करके देख लीजिएगा ओवरऑल रैंकिंग में उस टॉप यूनिवर्सिटी का नाम। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज ये है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की या हम नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये है, और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में ये है। अब हम चलते हैं एक और न्यूज पर, दैट इज माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो जो माउंटेन है काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस माउंटेन है। क्यों न्यूज में आया कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ लोग गए थे, और वो भी लोग कैसे थे, जिसको हम कहते हैं दिव्यांग कैटेगरी के लोग, ठीक है, जिनको कई बार लोग फिजिकली डिसेबल्ड कहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सर ने ये कहा था कि वो दिव्यांग हैं। इट मींस अगर उनकी बॉडी में कोई एक अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह उनको भगवान ने कोई और अच्छी क्वालिटी दे रखी है, इसलिए दिव्य अंग है वो उनके पास में, स्पेशल कुछ है। इस एक्सपेडिशन को लीड किसने किया था? उदय कुमार ने। और इन्होंने हिस्ट्री बना दी कि इस माउंटेन पर लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग को इन्होंने वहां पर हॉइस्ट किया है किलिमंजारो माउंटेन पर। सो वेयर इज किलिमंजारो माउंटेन? किलिमंजारो माउंटेन है आपका तंजानिया में, और तंजानिया में ये रहा आपका माउंट किलिमंजारो। तंजानिया की कैपिटल आपको पता ही होगी, डोडोमा इसकी जो है कैपिटल है। अबाउट माउंट किलिमंजारो, ये इसलिए फेमस भी है कि ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। इट मींस इसमें बहुत ज्यादा जल्दी जो वोल्केनिक एक्टिविटी है नहीं देखने को मिलती, लेकिन हाँ है ये वोल्केनो, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक ये रही, मींस इसकी हाइट इतनी है अफ्रीका में, और मींस हम कहें कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी यही है। और दूसरी बात, वर्ल्ड्स का टालेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। देखो वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स हमको मिलते हैं वो किसी ना किसी माउंटेन रेंज का पार्ट होते हैं, लेकिन माउंट किलिमंजारो ऐसा है कि ये फ्री स्टैंडिंग है, किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, अकेला खड़ा है वहां पर। जैसे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो वो हिमालयस माउंटेन रेंज का पार्ट है। हम बात करें माउंट माइकलनी की, जो कि यूएसए में है, अलास्का में, तो वो वहां की पूरी माउंटेन रेंज है, उसका पार्ट है, लेकिन ये सिंगल खड़ा हुआ है, स्टैंड खड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें तो किलिमंजारो के 3 माउंटेन ये जो वोल्केनो है जो मिलकर के इसको बनाते हैं, तो एक तो शीरा है और कीबू है और मवेंजी है, इनसे मिलकर के बनता है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है एज अ किलिमंजारो नेशनल पार्क, वहां पर ये है। सो ये रहा आपके लिए इसमें माउंट किलिमंजारो के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट फिर है हमारे पास में मिस्टर विक्रम साराभाई। इनका अभी हमने कल ही क्या मनाया, 12 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया इनका बर्थडे। तो एवरी ईयर हम विक्रम साराभाई सर का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1919 में और अहमदाबाद में, गुजरात में। बहुत अच्छी फैमिली उस समय इनकी हुआ करती थी। 1947 में ये इंडिया वापस आ गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के। देखो इनको हम जो जानते हैं मेनली किस लिए जानते हैं, हम इनको मेनली जानते हैं हम कि फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो जो आज हम इसरो वगैरह जो कुछ देखते हैं उसकी नींव अगर किसी ने, उसका फाउंडेशन किसी ने रखा था तो वो थे विक्रम साराभाई। सो इंडियन स्पेस प्रोग्राम 1960 में स्टार्ट हुआ, आगे चल करके फिर उसी में से एस्टेब्लिश हुआ आपका
Indian Space Research Organization that is ISRO on 15 अगस्त 1969 को। तो अभी 2 दिन बाद 15 अगस्त है, तो एक्चुअली में ये 15 अगस्त फाउंडेशन ईयर भी है अपने इसरो का, जिसने वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। इसी प्रोजेक्ट से उन्होंने ये सब स्टार्ट किया था। प्लस फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन 1975 फ्रॉम रशियन कॉमोड्रोम से। तो ये भी हमने इसरो की ही ये उपलब्धि थी, अचीवमेंट था कि फर्स्ट इन्होंने जब लॉन्च किया। प्लस जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उनके साथ में भी विक्रम साराभाई सर ने काम किया था, और उसी से आगे चल करके हमको मिला क्या, हमारा जो न्यूक्लियर साइंस है वो हमारी डेवलप हुई, और आगे चल करके हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बना पाए। तब जाकर के हमने अपना न्यूक्लियर रिसर्च किया, और फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हमने किया, उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो आपको पता होगा वो पोखरण में किया था हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो किया। चलो मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछ ही लेता हूं कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था, इसका कोड नेम क्या था, ये आप बता दीजिए मुझे कमेंट्स में। और विक्रम साराभाई सर को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और विक्रम साराभाई सेंटर इन थिरुवनंतपुरम इन नेम्ड इन हिज मेमोरी। तो इन्हीं के नाम पर जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बना हुआ है तिरुवनंतपुरम में, ये इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, और इनके लिए एज ए ट्रिब्यूट है। इन्हीं के नाम पर साराभाई क्रेटर भी है एक, जो कि मून पर है, जो हमारा मून है उस पर इनके नाम से एक क्रेटर भी, उसका नाम इंडिया के ये जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर रखा हुआ है। इन्होंने काफी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में किए हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये क्रेटर क्या होता है, आप क्वेश्चन में बता दीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्रेटर क्या होता है। ठीक है, ये मून पर बात कर रहे हैं, ये मून पर भी होते हैं क्रेटर, अर्थ पर भी होते हैं, और डिफेंस जो स्टडीज जब हम करते हैं, जो है वेपन्स की स्टडी करते हैं, उसमें भी क्रेटर वर्ड यूज होता है। मैं आपको हिंट यहाँ पर दिए रह रहा हूँ। आज के लिए हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनको ठीक से प्रिपेयर करिएगा। तो कल के सेशन में हम इन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और उनको आप रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।